बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बड़ा इत्तेहाद कायम हो चुका है और हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया गया है। वाज़े तौर पे ऐलान हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, जबकि सदर मुमलिकत के लिए आसफ़ अली ज़रदारी साहब मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे। दोनों जमातों ने बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया। ये ख़बर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि मेरे सोर्स ने मुझे जो बात बताई है मैं उस पर कायम हूँ और अपनी ख़बर पर कायम हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। और मैंने अपनी ख़बर में जो दावा किया था या जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई थी वो आने वाले वक्त में वो मनोवन सच्ची साबित होगी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो आगाज़ इश्क है ना। अभी ज़रा देखिए आगे चल के मामला किस तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दीगर ओहदों पे किन किन शख्सियात का नाम जो है वो सामने आया है, बिलखसूस गवर्नर पंजाब, इसी तरह चेयरमैन सेनेट के लिए कौन सी शख्सियात जो हैं वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार के तौर पे मौजूद हैं, ये मैंने तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले की, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधलियों और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त थी, जिसकी मैंने पहले व्लॉग में ख़बर दी थी। मैंने बताया था कि ब्रिगेडियर अली ख़ान साहब को तलब किया गया है, देखें वो पेश होते हैं या नहीं होते। लेकिन जनाब आज फिर भी ब्रिगेडियर साहब पेश नहीं हुए और ये बताया गया है अदालत को कि मसूफ दरख्वास्त दायर करने के बाद ख़ुद कतर जा चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स इस किस्म की अदालत में दरख्वास्त दायर करता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का जमहूरी प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ा ठहरता है, उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं और जो इल्ज़ाम लगाने वाला बंदा है वो कितनी सफाई के साथ इल्ज़ाम लगा के आराम से निकल भी जाता है। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये सारा कुछ क्यों किया, किसके इमा पर किया, किसके कहने पे किया, और बग़ैर सबूत के आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा भी कर दिया। आपने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए आपने पूरे प्रोसेस को जो है वो अपना एक कटहरे में खड़ा कर दिया और आप खुद खामोशी से निकल भी गए और किसी ने पूछा तक नहीं। और अब सूरत हाल जो सामने आ रही है उसमें यह है कि जनाब वो बंदा तो निकल गया, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद इसके जो साथी हैं या सहूलतकार हैं या आलाकार हैं वो इसी दरख्वास्त को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान के निज़ाम को मज़ीद गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज जब अदालत में इस केस की समाअत हुई तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि दरख्वास्त गुजार किधर है, क्यों नहीं वो आ रहा यहाँ पे। ये इतने बड़े इल्ज़ाम लगा दिए और बाद में खामोशी के साथ उन्होंने कह दिया कि मैं विड्रा करना चाह रहा हूँ। या तो दरख्वास्त दायर ना करते और अगर की थी तो फिर अब उनको अदालत में आके इसका सामना करना चाहिए, साबित करना चाहिए। लेकिन वो नहीं आए, उनकी ईमेल आ गई, उनकी तरफ से एक जो है वो जवाब आ गया कि जी वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। लेकिन खैर अदालत ने ये दरख्वास्त जो है ये वापस तो की है, लेकिन 5 लाख रुपया जुर्माना भी साथ किया है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। असल में जो कहानी है, जो साजिश है, वो कुछ और है और वो काजी फायज़ ईसा साहब ने पकड़ ली है। आज अदालत में तहरीके इंसाफ के आज़ाद हसीयत में मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली हैं शौकत बसरा साहब, वो अदालत में पेश हो गए और उन्होंने फितना इमरान का जो वतीरा है उसी को फॉलो किया और अदालत में कुरान पाक लेके आ गए और उन्होंने बारहा अदालत में जो है वो खड़े होकर रोस्टरों पे आके इंटरप्ट करने की कोशिश की, जिस पर पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं। वो फिर भी बोलना चाह रहे थे, फिर जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या आप ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ख़ान के वकील हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं मुंतखब जो है वो रुकन असम्बली हूँ और मैं अदालत में इस हवाले से कोई बात करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा जी आपका इस केस से क्या ताल्लुक़ है, आप दरख्वास्त गुजार हैं, आप दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, आपने कोई और मुतफर्रिक दरख्वास्त इस मामले पे दायर कर रखी है, आपका इससे कोई ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा जी मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं कुरान लेके आया हूँ और मैं कुरान पे हाथ रख के अदालत में जो है वो बातें करना चाह रहा हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये आप क्या यहाँ पे जो है वो मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अदालत को जो है वो स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये जो हरकतें कर रहे हैं इस पर अदालत आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है
और आप कह रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा जी मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं लेकिन मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। तो जज ने कहा बड़ी अच्छी बात है जी, मुबारक हो आपको, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये जो सब कुछ कर रहे हैं इस पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जनाब वो बंदा जो है बज़िद था कि जी उनकी बात सुन ली जाए। करना क्या था, उन्होंने करना वही था, तरीकाकार वही है कि इस पूरे मामले को एक्सप्लॉइट करना है, प्रोपेगेंडा करना है। एक अली खान साहब ने जो हरकत की उसके बाद इसको एक्सप्लॉइट किया गया, इसके खिलाफ बाकायदा तौर पे जो सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में एक मुतनाज़ा किस्म का, एक गंदा किस्म का पैगाम भेजा गया। और दूसरी हरकत ये थी कि जी सुप्रीम कोर्ट में एक मुंतखब रुकन पार्लिमान जो है वो कुरान पाक लेके चला गया और उसने जाके ये कुरान पाक पे गवाही दे दी। अब अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने इसी तरह का मुतालबा अडयाला जेल में उस वक़्त भी किया था जब इद्दत में निकाह का मामला था, जब साइफ़र केस में शहादतें रिकॉर्ड की जा रही थी। साइफ़र केस में भी उन्होंने कहा कि जी कुरान पाक पे शहादतें रिकॉर्ड होंगी, कुरान पाक पे शहादतें भी रिकॉर्ड हुई, फिर जिरा भी की। अगर आपने कुरान पाक पे शहादत रिकॉर्ड करवाई थी तो फिर आपको जिरा नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने जिरा की तो इसका मतलब है कि आपका कुरान पे जो ईमान है वो पुख्ता नहीं है, क्योंकि यही सवाल जो इद्दत में निकाह वाला मामला था उसमें आया। तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये सवाल उठाया था, उन्होंने कहा जी खान साहब अगर आप कुरान पाक पे गवाही और हलफ पर आप ये जो शहादत है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ऐसा अदालत इजाज़त देगी, लेकिन फिर आपको हक़ जिरा नहीं दिया जाएगा, आप जिरा नहीं कर सकेंगे। बनता तो यही था। तो इमरान खान भाग गया था, इसने कहा नहीं जी नहीं, फिर छोड़े, मैंने जिरा भी करनी है और कुरान पाक पे हलफ भी लेना है। तो जज साहब ने कहा था ऐसे नहीं होगा, जिस तरह एक प्रोसेस है, एक कानूनी तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक फिर मामला आगे बढ़ेंगे, आप जिरा करें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी कुरान पाक मुक़द्दस किताब पर मैं ये जो हलफ लेके शहादत रिकॉर्ड करवाने दूंगा, तो फिर वो कुरान पाक पर हल्फन जो कहेंगे अदालत उसको मानेगी और आपको भी मानना पड़ेगा। जिरा का हक जो है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इमरान खान भाग गया था और यहाँ भी सिर्फ यही कोशिश थी। मकसद क्या है? सिर्फ प्रोपेगेंडा करना। आप अंदाज़ा लगाएं कि फार्म 45 प्रोपेगेंडा, हकायक कुछ नहीं है। कहा जा रहा है लेके आओ फार्म 45, फार्म 45 कहीं पेश नहीं कर रहे। क्या जिस सोशल मीडिया भरा पड़ा है। उसके अलावा आप ये देख लें, वो जी कमिश्नर पिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गया कि उनके पास तो सबूत नहीं है, सबूत लेके आए। सबूत की ज़रूरत नहीं है, बस आप फौरी तौर पे 200 सीटों के जो है वो अपना नताइज तब्दील करके हमारे लोगों को अपना विनिंग कैंडिडेट्स के तौर पे अनाउंस कर दें। सबूत नहीं चाहिए, बस बंदे ने कह दिया तो इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि नहीं जी फ़लाँ बंदा जो कह चुका, फ़लाँ ने ये कह दिया, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। इनका सिर्फ केस ये है कि सर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, तो लिहाजा जो सोशल मीडिया कह रहा है इसी को आप सच मान के इसी के मुताबिक जो है फ़ैसला जारी कर दें। लेकिन ऐसे होता नहीं है। अदालतों में आइन, कानून और सबूत की बात होती है। सबूत इनके पास है नहीं और आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उधेड़ के रख दिया इनको। उन्होंने कहा कि एक तो ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, ये जिस बंदे ने दरख्वास्त दायर की ये खुद सज़ा याफ्ता है। इसका फ़ौज में कोर्ट मार्शल किया गया, 4 साल की इसको सज़ा मिली और इसने पाकिस्तान में अब सज़ा भी किसी इसी तरह के केस में मिली थी। और उसके बाद ये हरकत की और पाकिस्तान से भाग गए। उन्होंने कहा जी अदारों को तबाह किया जा रहा है। रियासत क्या कर रही है? चूँकि ये अगर ये अदारों के ख़िलाफ़ इस किस्म की साजिशें की जाएंगी तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो लिहाजा रियासत जो है उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए और इन साजिशों, ये जो साजिशी अनासर हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। और इसी तरह अदालत में इलेक्शन के हवाले से एक और मामला है, बड़ा हैजानी किस्म की सूरत हाल है, भी अजीब लग रहा है। वैसे ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनके सामने ये जो इलेक्शन में वो था ना अपना इंटरनेट की बंदिश का केस, वो केस था बुनियादी तौर पे। लेकिन इन्होंने जो रिमार्क्स दिए ना वो बड़े अजीब से लग रहे हैं मुझे। मैं ज़रा आपके साथ पहले शेयर कर दूं कि इन्होंने दौरान केस रिमार्क्स, एक तो पीटीए के वकील ने कहा, उन्होंने कहा जी इंटरनेट जो है वो उसकी बंदिश सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पे की गई थी, क्योंकि ये खदशा था कि कोई खुद नाखुशगवार वाक़यात पेश आ सकते हैं, इसलिए ये फ़ैसला किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की वो बड़ी अजीब सी। मैं ज़रा उनको थोड़ा सा ना आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि
ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, इसे बजने दें, ऐसा ना हो सीटी बंद करें, बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। आगे ज़रा सुनिएगा। सदर कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी? अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन करवाए, तो इलेक्शन क्यों करवाए हैं? ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे, इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, मैं ना बड़ा अपना वो क्या कहते हैं, अपनी जान की अमान पाऊँ तो ज़रा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने तो कह दिया कि ड्राइंग रूम में अगर ओहदे बांटने थे, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ तो फिर कहाँ पे फ़ैसले किए जाते हैं? अगर पूरी दुनिया में जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वहाँ पे जनरल इलेक्शन के बाद इसी तरह से फ़ैसले होते हैं। अगर किसी एक पार्टी के पास भी सादा अक्सरियत हो तो तब भी वो पार्टी बैठती है, बैठ के फ़ैसला करती है कि कौन है जो कायदे ईवान होगा। ये फ़ैसला वो करती है, कौन है जो स्पीकर होगा, कौन है जो डिप्टी स्पीकर होगा, बतौर वज़ीर कबीना का हिस्सा कौन होगा। ये फ़ैसले वहीं पे किए जाते हैं ना, मीटिंग्स में। ये इस तरह से वो जलसे जुलूस में तो नहीं किए जाते। और अगर किसी मुल्क में जिस तरह का पाकिस्तान में मैंडेट आया है, स्प्लिट मैंडेट, ये आज तब भी ऐसे फ़ैसले होते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठती हैं, वो बैठ के पॉइंट टू पॉइंट डिसाइड करती हैं, वो चीज़ों को पिन पॉइंट करके वो हर नुक्ते को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अगर किसी के 10 या 20 मुतालबात या पॉइंट्स हों तो उनको शॉर्ट लिस्ट करके कम से कम नुकात पे आया जाता है। तो सर उसमें टाइम लगता है, ड्राइंग रूम में फ़ैसले होते हैं। इमरान खान 2018 के इलेक्शन के बाद क्या इलेक्शन वाले दिन फैसला हो गया था कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म है और इमरान खान ने अगले दिन हलफ उठा लिया था, या कि उस इलेक्शन के बाद तहरीके इंसाफ में लोगों को शामिल किया जाता रहा, उनकी पोजीशन को मुस्तहकम किया जाता रहा, फिर उसके बाद असम्बली का इजलास बुलाया गया, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हमारा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार फलां होगा, कि यह पहले ही हो गया था। तो ज़रा वो क्या कहते हैं, जान की अमान पाते हुए गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई और रास्ता है तो वो भी बता दिया जाए इस कौम को, क्योंकि इस तरह से इस कौम को जो है वो एक हैजान की तरफ मुब्तला ना किया जाए, कन्फ्यूजन पैदा ना की जाए कि जी ये क्या हो रहा है। सर ऐसे ही होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सदारती उम्मीदवार जो है वो अवाम के पास जाते हैं, वहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे डिसाइड होता है कौन सदर बनेगा। लेकिन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में इसी तरह से होता है। सर ये गुजारिश थी, मैंने कहा ज़रा मैं थोड़ी सी वजाहत फरमा दूं, अपनी हद तक मैंने वजाहत फरमाई है। आप दोस्त अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, बताइएगा क्या मैंने गलत बात की है या सही बात की है, क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये इसी तरह फ़ैसले किए जाते हैं। ड्राइंग रूम्स में बैठ के, बैठक्स में बैठ के, किसी जगह पे बैठ के जो है वो मुख्तलिफ लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। ये तो नहीं होता ना कि आप एक जलसा मुनक्कद कर लें और वहाँ पे डिसाइड करें जी कौन बनेगा वज़ीर आज़म, जिस तरह वो प्रोग्राम, या फिर वो आप किसी टीवी टॉक शो में बैठ जाए कौन बनेगा करोड़पति, वैसे नहीं होता। सर ये ज़रा मैंने थोड़ी सी गुजारिश करनी थी, वो कर दी। और अब जनाब आते हैं हम इस खबर की तरफ जो ऐलान हुकूमत कर दिया गया और जो नए होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल बड़ा उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन मियां नवाज शरीफ कहीं नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन के बाद से लेके अब तक हुकूमत साजी के हवाले से जितने भी एफर्ट्स हुई हैं उनमें हमें फ्रंट फुट पे शहबाज शरीफ साहब नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पर्दा स्क्रीन से गायब है। यह सवाल बड़ा उठाया जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे और कॉल्स करके इस पर मैसेजिंग भी की, बातचीत भी होती रही दोस्तों की कि यार वो किधर है मियाँ साहब, वो क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो सर देखें, मियाँ साहब ने जिस दिन तकरीर की थी इलेक्शन के नताइज के बाद, तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी शहबाज साहब को दी थी। फिर उसके बाद पार्टी ने यह डिसीजन लिया कि शहबाज साहब हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, तो शहबाज साहब जो हुकूमत को लीड करेंगे उन्होंने ही बराह रास्त जो है वो लोगों के साथ रब्ता करना है, उनके साथ निगोशिएट उन्होंने करना है। शहबाज साहब और इसके अलावा जो कमेटी बनी थी उन्होंने आपस में बैठ के बहुत सारी चीज़ों को जो है फाइनलाइज़ किया, डिसाइड किया, लेकिन हतमी मंजूरी किसने दी? जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐलान फरमा दिया ना। इस खाकसार ने आपको बताया था कि
जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हकायक आपके सामने आ जाएंगे। बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, मीडिया टॉक्स कर रहे हैं, करें, हक है उनका, सियासत करनी है ना, करें। लेकिन जब फैसले अनाउंस होंगे तो जरदारी साहब आ जाएंगे। लेकिन ये फैसला जो अनाउंस किया वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार जो उसके साथ मौजूद थे उनकी मौजूदगी में हुआ। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो कि किंग मेकर हैं, मैं आज भी कहता हूं वो किंग मेकर हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल वो हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। ये जो फैसले अनाउंस हुए हैं इनमें उनकी मुकम्मल तौर पे जो मशावरत है, और उनकी मशावरत ना सिर्फ शामिल है बल्कि उन्होंने इन फैसलों की अप्रूवल दी है, जिसके बाद ये फैसले किए गए हैं। और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि हर वो फैसला जिस पे मियां नवाज शरीफ यस करेंगे वही अनाउंस किया जाएगा, उसी के पीछे आपको हुकूमत खड़ी हुई नजर आएगी। और ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद तजर्बा होने जा रहा है। आप सब दुआ भी करें और उम्मीद भी रखें, चूँकि हमारा मज़हब ये कहता है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि आप हमेशा अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करें, अच्छी ख्वाहिशात रखें ना। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो वही होगा। आप ये उम्मीद रखें कि ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में एक कामयाब तजर्बा साबित होगी और पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता इसमें से निकलेगा। क्योंकि पहली बार है कि दो मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें, बल्कि दो से ज़ायद, वो मिल के हुकूमत बनाने जा रही हैं। और एक सियासी जमात कहती है कि हम आइनी ओहदों पे बैठेंगे, हम वजारतों में नहीं जाएंगे। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आई उसमें ये कन्फ्यूजन बरकरार है कि सदर साहब जरदारी होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज साहब होंगे, लेकिन कबीना में कौन होगा इसका कोई पता नहीं। और लोग कह रहे हैं कि जनाब बिलावल साहब जो कह रहे थे उस पर वो अभी तक कायम है और यही फैसला हुआ है। और इस नाचीज़ ने आपको खबर दी थी कि आपको पीपल्स पार्टी कबीना में नज़र आएगी, तो ये नाचीज़ आज भी अपनी खबर पे कायम है। बस याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी पहले फेज़ में नहीं लेकिन दूसरे फेज़ में कबीना का हिस्सा भी होगी। और इसके अलावा चूँकि सदर साहब की अनाउंसमेंट तो होगी, वज़ीर आज़म की हो गई, तो दूसरा जो बड़ा ओहदा है वो है चेयरमैन सेनेट का। तो सर चेयरमैन सेनेट के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाब की गवर्नरशिप जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। तो यहाँ पे जो गवर्नर के मजबूत उम्मीदवार हैं, वैसे तो 3 नाम हैं, कायरा साहब का नाम है, मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम है, और वो नदीम अफजल चंद साहब का नाम है। लेकिन इनमें जो 2 मजबूत उम्मीदवार हैं उनमें मखदूम अहमद महमूद और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। और मेरा ये ख्याल है कि मुमकिन तौर पे मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं उनके चांस ज़्यादा हैं, वो गवर्नर पंजाब हो सकते हैं। इससे पहले भी वो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। इसी तरह चूँकि सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा, MKM चाहती है कि उनका गवर्नर जो है वो बरकरार रहे, लेकिन लगता है कि यहाँ पे चेंज आएगा। और अगर चेंज आएगा, चूँकि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी का गवर्नर है तो फिर सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे गवर्नर मुस्लिम लीग नून का, और उसके लिए मुस्लिम लीग नून के पास जो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार है वो है जनाब बशीर मेमन साहब, वो यहाँ पे हो सकते हैं। और इसके अलावा बलोचिस्तान में चूँकि ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और बलोचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, और उसमें 2 मजबूत उम्मीदवार हैं, सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब और सरफराज भुगटी साहब। अब इनमें से आप देखें किसका नाम निकलता है। मुझे लग रहा है कि सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जो है ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। और बलोचिस्तान में गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होना है। तो जनाब वहाँ पे मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सदर हैं वो शायद इसके लिए ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आ सकते हैं। इसी तरह की सिचुएशन जो है आपको पूरे मुल्क में नज़र आएगी। तो खबर ये है कि फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पंजाब, वफाक और बलोचिस्तान, यहाँ पे आपको ये दोनों जमातें जो हैं वो हुकूमत, बाज़ाब्ता हुकूमत यानी कि पावर शेयरिंग के साथ, वजारतों के साथ जो है वो हुकूमत करती हुई दिखाई देंगी। अब इस ऐलान के बाद एक तरफ तो जो है ना वो मुल्क में अब देखें कि एक जो अफरा तफरी वाली सूरत हाल है, सिचुएशन है, वो कूल डाउन होगी ना। लोगों को पता चल गया कि जी हुकूमत आ रही है, हुकूमत बन रही है, अनाउंस हो गया ना इनके पास। तमाम जगह पे पंजाब, मरकज़ और बलोचिस्तान में जो है, सिंध में जो है वो पार्टी पोजीशन क्लियर है कि अब वहाँ पे किसी किस्म की नंबर गेम का कोई इशू नहीं है। हुकूमत कायम हो चुकी,
तहरीक इंसाफ की हमायत से आने वाले आज़ाद जो हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके, वो अपोजिशन में बैठेंगे। कब तक कितने लोग अपोजिशन में बैठेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस ऐलान के बाद कि हुकूमत बनने जा रही है, अडयाला में इमरान खान की हालत ख़राब हो चुकी है। इलेक्शन हो चुके हैं, सूरत हाल चेंज हो चुकी है। आज और कल में फ़र्क ये है कि कल तक हुकूमत के हवाले से हतमी फ़ैसला नहीं था और आज हुकूमत के हवाले से हतमी फ़ैसला हो चुका है। अब पता चलेगा कि इमरान खान कितनी टक्कर देते हैं और कब तक डटे रहते हैं, क्योंकि असल तो अब मामला शुरू होगा ना। अब पता चलेगा कि इमरान खान किस तरह से आगे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला सुनने के बाद इमरान खान की जो अडयाला में हालत है ना, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। सदमे से दो चार हैं और परेशानी का शिकार हैं। और इसके साथ साथ बुशरा के हवाले से भी उनको काफ़ी सारी तशवीश जो है वो लाहक है, क्योंकि ट्रेंड तो चल रहा है ना कि बुशरा बीबी बीमार है, उनकी तबीयत नासाज है। और बिल्कुल आखिर में, वैसे तो मैं शुरू में बात भी करना चाहता, लेकिन मैंने कहा नहीं आखिर में आपके साथ कर दें। वो सियासी डेरा वाले हैं ना, एहसन चट्टा साहब, वो जो कहते थे कि लियाकत चट्टा मेरा अजीज़ और मैंने इसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। अल्लाह की कसम मैं उन्होंने वीलॉग सुने, मतलब बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है ना, अल्लाह माफ़ करे। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। आप वीलॉग करें चट्टा साहब, लेकिन मतलब महज़ब अंदाज में अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो अल्फाज उन्होंने दोहराए, इनके लिए इस्तेमाल किए ना, जवाब उन्होंने इनको इनकी ज़ुबान में दिया है, लेकिन वो अखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं, मैं वो नहीं दोहरा सकता। आप में से कोई दोस्त अगर सुनना चाहे तो भाई जाकर सुन ले, लेकिन बड़ी खौफनाक किस्म की बातें हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब, फिर मिलते हैं।